सुगम भारती का पार्ट 9 भारती बड़ा है साहस, इस पार्ट के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, यहाँ राज दरबार में तो हर प्रकार का मुझे सुख है, किसी भी चीज की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। इसी तरह रक्षा करने के लिए हजारों सिपाही सेनापति है। यहाँ रहकर न तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और न साहस। इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलकर मुझे घूमना चाहिए, तभी पता चल जाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। अब राजा विक्रमादित्य क्या सोचते हैं कि जो राजमहल है वहां पर रह के उन्हें सारे तरीके की सुख सुविधाएं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी रक्षा करने के लिए हजारों सिपाही हैं। वो एक आवाज लगाने पर उनके पास सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। और इसलिए अब यह सोचते हैं कि यहाँ रहकर तो भाग्य की परीक्षा भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि साहस बड़ा है या भाग्य। इसलिए उन्हें कुछ दिन नगर से बाहर जाना होगा और तभी वो पता लगा पाएंगे कि भाग्य बड़ा है या साहस। बस उधर भाग्य और साहस दरबार से निकले और उधर राजा विक्रमादित्य भी राजपाट मंत्रियों को सौंपकर अकेले भी निकल पड़े, यह सोचते हुए कि देखे जब अब भाग्य साथ देता है या साहस। जब जो साहस और भाग्य दोनों जब राज दरबार से जाते हैं तभी राजा विक्रमादित्य अपना राजपाट जो सब होता है मंत्रियों को सौंप देते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये संभालना और वे राजमहल से निकल पड़ते हैं और सोचते हैं कि अब बाहर जाकर देखें तो पता चलेगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। क्यों? क्योंकि अब उनके पास न राजपाट था न उनकी रक्षा करने के लिए सिपाही थे। चलते चलते राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से बाहर निकल गए और दूसरे राज्य के नगर में जा पहुंचे। वहां वह एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गए। सेठ भी वहीं खड़ा था। उसने देखा कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अचानक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर तेज दमक रहा है और कमर में तलवार बंधी हुई है। लगता तो ऐसे में जैसे कहीं का राजा हो। पराये देश का सेठ भला राजा विक्रमादित्य को कैसे पहचानता? तो उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हो? जब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से चलते चलते अपने राज्य के से अन्य राज्य में पहुंचते हैं तो वहां एक सेठ के दरवाजे पर जाकर वे अचानक रुक जाते हैं और वहां पर खड़े उसने वो सेठ क्या देखते हैं कि अचानक एक भला तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ हट्टा-कट्टा आदमी उसके दरवाजे पर आकर रुक जाता है। और उनके जो महाराज राजा थे उनके चेहरे पर जो तेज था उनको देखकर वो सेठ को क्या लगता है कि इतने तेज वाला व्यक्ति और कमर में तलवार बंधी हुई है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं का राजा हो, अब ये मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ा है, ऐसा सोचते। क्यों? क्योंकि वो राजा विक्रमादित्य को नहीं जानते थे, क्योंकि वो अन्य राज्य के राजा थे। और सेठ उनसे जाकर पूछता है कि यहाँ पर क्यों खड़े हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आपके पहनावे से मुझे ऐसा लगा जैसे आप यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं, मुझे भी कोई नौकरी दे सकते हैं। जब सेठ ने राजा विक्रमादित्य से पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ और आपके पहनावे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ के बहुत बड़े सेठ हो, क्या आप मुझे कोई नौकरी दे सकते हो? नौकरी? सेठ ने ताज्जुब से पूछा। भाई, तुम तो खुद ही किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते हो, भला तुम क्या नौकरी करोगे? यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? जब राजा विक्रमादित्य ने ऐसा कहा तो जो सेठ थे उन्होंने आश्चर्य करते हुए कहा कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम खुद ही कहीं के राजा महाराजा हो और तुम क्या नौकरी करोगे? कहाँ से आ रहे हो? राजा विक्रमादित्य के नगर से राजा विक्रमादित्य ने बात बताते हुए कहा, पहले उनकी सेना में ही सिपाही था, वहां से काम से मन उब गया तो घूमने निकल पड़ा। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? अब राजा विक्रमादित्य क्या कहते हैं कि मैं राजा विक्रमादित्य के नगर से आ रहा हूँ और पहले उनकी सेना में मैं सिपाही था, अब उस काम से मेरा मन उब गया है, मतलब उस काम में मेरी रुचि नहीं रही।
इसलिए मैं ढूंढते हुए इधर आया हूँ। आप मुझे यहाँ पर कोई काम दे सकते हैं? सेठ, क्या काम करोगे? जो काम कोई नहीं कर सकेगा वह काम मैं करूँगा। तनख्वाह कितनी लोगे? 1 लाख रुपए। जब सेठ ने कहा कि क्या काम करोगे, तो राजा क्या कहते हैं कि वही काम जो कोई नहीं कर सकता है। जब सेठ ने कहा तनख्वाह कितनी लोगे, तो राजा क्या कहता है कि 1 लाख रुपए रोज का। लाख रुपये रोज। सेठ ताज्जुब से बोल उठा, राजा विक्रमादित्य के यहाँ तो तुम केवल एक सिपाही थे, इतनी बड़ी तनख्वाह तुम्हें कौन देगा? यह तो बहुत है भाई, लेकिन मैं इतने से कम पर काम नहीं करूँगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, वहाँ मेरी किसी ने कदर नहीं की, इसीलिए तो मैं यहाँ वहाँ से छोड़कर आया हूँ। और फिर सोचो जरा, काम भी तो ऐसा करता हूँ जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। राजा ने क्या कहा कि 1 लाख रुपए रोज के। राजा विक्रमादित्य के यहाँ पर जो सेठ था उनका इतनी तनख्वाह तो तुम्हें वहाँ पर भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि वहाँ पर तुम केवल एक सिपाही थे। यह तो बहुत है। तब राजा क्या कहता है कि तनख्वाह तो मैं इतनी ही लूँगा, और वहाँ पर मेरी किसी ने कदर नहीं की थी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और काम भी ऐसा करूँगा जिसे कोई भी नहीं कर सकता है। सेठ सोचता रहा, एकाएक बोल पड़ा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए रोज दूंगा, मेरे यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की। अब सेठ कहता है, थोड़ा सोचने के बाद क्या कहता है वो कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूँ और 1 लाख रुपए तुम्हें रोज दूंगा। बस राजा विक्रमादित्य उसी दिन से सेठ के यहाँ नौकर हो गया। काम धाम के नाम पर तो उसे कुछ करना नहीं होता था, दिन भर बस बैठा रहता और सांझ को सेठ से 1 लाख रुपए गिनवा लेता। राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपए लेकर आधा तो गरीब दुखियों को दान कर देता, आधे का आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देता, फिर जो आधा बचता उसमें से आधा बुरे समय के लिए संभाल कर रख लेता और शेष रुपयों से ठाट से अपना खर्च चलाता। अब राजा विक्रमादित्य उस सेठ के यहाँ पर नौकरी करने लगे, और काम के नाम पर तो वो वहाँ पर कुछ नहीं करते थे, और शाम होते ही सेठ से 1 लाख रुपए गिनवा कर चले जाते थे। और वो 1 लाख रुपए का क्या करते थे कि उस 1 लाख का आधा वो वहाँ पर क्या करते थे, मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ा देते थे, और उसके बाद जो आधा बचता था उसे गरीबों को 1 लाख का आधा वो गरीबों को दान कर देते थे, और आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देते थे। फिर आधा जो बचता था उससे वो बुरे समय के लिए संभाल कर रख लेते थे, और कुछ पैसों से वो अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। इसी तरह दिन बीतते गए। एक बार की बात है कि सेठ को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उसने बड़े बड़े जहाजों में खूब माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। सेठ जो था वो व्यापारी था, उसे अपने व्यापार के लिए अलग अलग देशों में भी जाना पड़ता था, तो उसने उस पुराने समय में जो जहाजों से जाता था सब सामान, तो उसने बड़े बड़े जहाज मंगवाए और उसमें खूब सारा सामान जो माल होता है वो रखवा दिया, और साथ में विक्रमादित्य को भी चलने के लिए कहा। दुर्भाग्य की बात यह हुई कि जहाज बीच समुद्र में पहुंचा ही था कि एकाएक अटक गया। मल्हा ने बड़ी हिम्मत से बड़ा जोर लगाया, पर जहाज न अंगुली भर आगे सरका न पीछे सरका। अब तो सेठ भी बहुत घबराया। उसने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा, भाई, मैं तुम्हें रोज का 1 लाख रुपए तनख्वाह के देता हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे तुम करोगे। जरा देखो तो समुद्र के बीच में आकर यह जहाज न जाने कैसे एकाएक अटक गया, और कोई भी इसे हिलाने तक में समर्थ नहीं है। अब तुम ही इसे किसी तरह यहाँ से खिसकाओ। दुर्भाग्य से क्या होता है कि जब सेठ जहाज में जा रहे थे, तो वो जहाज जो है वो बीच समुद्र में जाकर फंस जाता है, मतलब अटक जाता है। मल्हार मतलब जो जहाज चलाने वाले होते हैं उसमें लोग थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो जहाज न आगे खसकता न पीछे खसकता। अब सब लोग हिम्मत हार चुके थे। तब सेठ राजा विक्रमादित्य से क्या कहता है कि
विक्रमादित्य से कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए रोज की तनख्वाह के लेकर नौकरी पे रखा था, अब तुम ही ने तो कहा था कि मैं वो काम करूंगा जिसे कोई नहीं कर सकता है, अब तुम ही समुद्र के बीच में फंसे जहाज को यहाँ से निकालो। हुक्म पाते ही राजा विक्रमादित्य तैयार हो गया। उसने पानी में उतरकर अपनी पूरी ताकत से जहाज को जोर से धक्का मारा। धक्का इतना तेज लगा था कि पूरा जहाज हिलकर अपनी जगह से न केवल सरक गया बल्कि दूर निकल गया। राजा जहां का तहां रह गया। सेठ जहाज लेकर चल पड़ा। राजा ने सेठ की काफी प्रतीक्षा की, किंतु जब सेठ वापस नहीं लौटा तो राजा विक्रमादित्य अपने नगर में जा पहुंचा। जब सेठ ने राजा विक्रमादित्य को हुक्म दिया तो वो तुरंत समुद्र में जहाज को धक्का देने के लिए उतर पड़े और उन्होंने जहाज को अपनी पूरी ताकत से जोर से धक्का दिया तो जहाज क्या किया, न केवल वहां से सरका बल्कि वो बहुत आगे निकल पड़ा और सेठ भी उस जहाज को लेकर चला गया। लेकिन राजा वहीं का वहीं रह गया। जब राजा ने बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी सेठ वापस नहीं पहुंचे तो राजा विक्रमादित्य अपने नगर में चले गए। वह अपने दरबार में आकर राज सिंहासन पर बैठा ही था कि भाग्य और साहस भी आ धमके। भाग्य ने छूटते ही कहा, राजन आज 6 महीने पूरे हो गए, अब हमारा फैसला कर दो। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने नगर पहुंचते और अपने राज सिंहासन पर जाकर बैठते हैं, वैसे ही वहां पर भाग्य और साहस दोनों आ जाते हैं। और भाग्य क्या कहता है कि राजा आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब आप हमारा फैसला कर दो। साहस ने भी कहा, हाँ राजा, अब तो हमें बता ही दो कि साहस बड़ा है या भाग्य। दोनों क्या कहते हैं आकर कि अब तो आप हमारा फैसला ले ही लीजिए कि साहस बड़ा है या भाग्य। न कोई बड़ा है न कोई छोटा, राजा विक्रमादित्य ने कहा, दोनों ही बराबर है। भाग्य और साहस चौंक पड़े, अरे यह कैसे हो सकता है राजा। जब राजा ने कहा कि न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, तुम दोनों ही बराबर हो, तब भाग्य और साहस दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुरी कथा सुनाकर फैसला देते हुए कहा, भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी। मुझे सेठ से भाग्य के कारण ही प्रतिदिन 1 लाख वेतन पर नौकरी दी, किंतु जब जहाज बीच समुद्र में जा पहुंचा और अटक गया था तथा मल्लाहों के धक्का देने पर भी नहीं चला, तब मैंने साहस के साथ धक्का देने का प्रयास किया तो मुझे सफलता मिली। अब राजा ने उनके साथ जो भी घटना होती वो सारी बताई और क्या कहा कि उनके भाग्य के कारण ही उन्हें सेठ ने 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर नौकरी के लिए रखा था। लेकिन जब जहाज बीच समुद्र में फंस गया था और मल्लाहों के अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद भी वो जहाज नहीं फंसा, लेकिन जो राजा थे उनके साहस करके धक्का देने पर वो जहाज वहां से खसका उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर साहस न हो तो भाग्य भी साथ नहीं देता और भाग्य न हो तो साहस बेकार है, आप दोनों ही समान हैं। राजा विक्रमादित्य का फैसला भाग्य ने भी मान लिया और साहस ने भी। फिर उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वे अब बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरीके से राजा विक्रमादित्य के फैसले को दोनों ने मान लिया और राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर उन दोनों का झगड़ा फिर कभी झगड़ा नहीं हुआ और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते। ये बात हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।